अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवा नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस्लाम के नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। वो अभी कोमा से बाहर आई हैं। अभी उन्हें नॉर्मल होने में वक़्त लगेगा। उनकी बॉडी पार्ट्स सुन सुन हो चुके हैं। फ़िलहाल उनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया है, जैसे छोटे बच्चे के लिए होता है। जिस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ सीखता है, रूह को वापस अब कुछ सीखना हो वापस अब सब कुछ सीखना होगा। कोमा से बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि कोई फ़ौरन ही दौड़ने भागने लगेगी। उनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया हो चुका है, जिसके बाद उन्हें एक नए तरीके से नई ज़िंदगी शुरू करनी होगी। उनका जिस्म 2 माह से बेजान था, नॉर्मल होने में, वापस आने में, वापस अपनी रूटीन में आने में थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। वो खतरे से बाहर है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। वो अपने आप को बेजान महसूस कर रही थी, लेकिन वो ना सिर्फ़ होश में आई हैं, बल्कि सब कुछ समझ रही हैं और आप उनका बहुत सारा ख़्याल रखें। इंशाल्लाह वो जल्दी पहले जैसी हो जाएँगी। डॉक्टर यारम को सब कुछ समझा कर चला गया, तो वो रूह के पास आया और उसके करीब देखकर उसे अपने करीब देखकर वो मुस्कुराई। डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हो जाओगी ना? यारम ने मोहब्बत से पूछा, तो रूह हल्के से नफ़ी में सर हिला देते हुए शरारत से मुस्कुराई। सता लो तुम मुझे, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं भी तुम्हें बहुत सताऊँगा, यार ने शरारत से कहते हुए उसके गालों पर अपने लब रखे, तो रूह ने घूर कर उसे देखा। हाँ, हाँ, जानता हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, बस ये मेरे डिंपल्स बहुत अच्छे हैं, यार ने उसकी महसूस लाइन बोलते हुए कहा। ओह सॉरी, मेरे नहीं तुम्हारे डिंपल्स, बल्कि सिर्फ़ तुम डिंपल्स ही क्यों, पूरा का पूरा यारम का अस्मित तुम्हारा है, यारम ने उसके चेहरे को नज़रों के हिसार में लेते हुए कहा। रूह, तुम्हें पता है मैंने सारी नमाज़ें पढ़ी हैं, तुम बीमार थी तो मैंने तुम्हारी जाए नमाज़ पर बैठकर लंबी-लंबी दुआएँ माँगी। उससे जो कुछ माँगूँ वो ज़रूर देता है। सिर्फ़ तुमने मुझे नहीं, मैंने भी तुम्हें दुआओं में माँगा है और मैंने भी लंबी-लंबी दुआएँ माँगी हैं। अब स्पेशल चीज़ माँगने में वक़्त तो लगता है, वरना वो कभी रूह को बोली हुई बातें दोहरा रहा था। वो खुलकर मुस्कुराई जब यारम ने उसे अपने सीने में भेज लिया। 2 माह बाद रूह की हालत में काफ़ी सुधार आ चुका था। अब वो खुद से चलने-फिरने, बातें करने लगी थी। हाँ, लेकिन कुछ सोचते-सोचते भूल जाती, जाते करते कर रही होती तो याद ना रहता। यारम सुबह से उस कुछ बताता तो वो शाम तक भूल जाती। लेकिन फिर भी वो काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। तज़ीम रोज़ाना उसे फ़ोन करती। एक आधा हमारे इंसान को वापस ज़िंदगी की तरफ लाना बहुत मुश्किल होता है। एक अधमर इंसान को वापस ज़िंदगी में लाना बहुत मुश्किल होता है। यार हमने बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाते हुए तानिया और मारिया की शादी अच्छी जगह पर तय कर दी और उसने शारफ़ और मासूमा की शादी भी उस महीने करने का फ़ैसला किया। उसे यकीन था उसने ना सिर्फ़ शारफ़ और मासूमा को खुश हो जाएँगे, बल्कि रूह की भी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। रूह अभी से शादी की तैयारी में मसरूफ़ हो चुकी थी। उस घर में बहुत सारी चीज़ें याद आती, तो वो पूछने लगती, यार हमने उसके घर के जलने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रूह को पुरानी कोई याद याद आए। वो चाहता था वो यार हमने उसके घर उस घर के जलने के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रूह को पुरानी कोई भी बात याद आए। वो चाहता था वो भयानक दिन किसी ख्वाब की तरह भूल जाए जो उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। और अब रूह आहिस्ता-आहिस्ता वो दिन भूलती जा रही थी। शारफ़ और मासूमा की शादी बहुत धूम-धाम से हुई थी और इस बार रूह ने ज़्यादा तो कुछ ना किया था, लेकिन फिर भी सारी रस्मों में भरपूर हिस्सा लिया था। और शादी का काफ़ी एन्जॉय भी किया था। शाहरुख़ और मासूमा की शादी खिज़र और लैला की शादी से भी ज़्यादा मज़ेदार थी, क्योंकि शाहरुख़ खुद बहुत शरारती था लैला की तरह। मासूमा की रुखसती भी आरम के घर से धूम-धाम से हुई थी और शाहरुख़ को भी आरम ने एक फ्लैट गिफ्ट में दिया था। जबकि सारम की तरफ से उन दोनों की हनीमून टिकट बुक करवाए गए थे। ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी थी। अब यारम बहुत कम वो काम करने लगा था जो कुछ उसकी ज़िंदगी में हो चुका था। उसके बाद यारम ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये काम छोड़ने का फ़ैसला किया था। सच था, वो कुछ गलत नहीं करता था, वो इन लोगों की जान लेता था, जीने का हक नहीं। लेकिन उस सब की वजह से जो कुछ रूह और उसके बच्चे के साथ हुआ, वो भी भुलाया नहीं जा सकता था। रूह भी उसके काम में गैर दिलचस्पी महसूस कर रही थी, लेकिन उस मामले में वो कुछ नहीं बोली। शारफ परेशानी से उसके घर पे आया था। क्या हुआ शारफ भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? रूह ने पूछा। ने कुछ नहीं मुझे यारम से कुछ एक बहुत ज़रूरी काम है। वो उसे बिना कुछ बताए अंदर कमरे में चला गया। यारम सारम ने बताया कि कुछ लोगों ने एक 4 साल की बच्ची को जाति का शिकार बनाकर मार डाला, और फिर वो लोग हाथ में भी नहीं लग रहे, बहुत बड़े लोगों के आदमी हैं। सारम का कहना है कि वो इस मामले में बिल्कुल बेबस है।
शाहरुख ने आराम से को बताया तो उसका खून खोलने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे को बेतासुर बनाने की कोशिश की, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। शाहरुख, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, मैं ये सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ, मैं अपनी रूह की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल में नहीं डाल सकता। मैं अपनी रूह को जान पर रिस्क नहीं की जान पर रिस्क नहीं ले सकता। यार, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? एक मासूम से बच्चे को इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का निशान बनाकर मौत के घाट उतार दिया, और तुम इतने खुदगर्ज़ कैसे हो सकते हो? क्या तुम भूल गए कि वो तुम कौन हो? क्या तुम भूल गए वो वादा जो तुमने बचपन में किया था? यार, उस राह पर चलते हुए तुमने ना जाने कितनी लड़कियों की इज़्ज़त बचाई, और तू एक 4 साल के बच्चे को इंसाफ़ नहीं दिलवाओगे? शाहरुख़ ने उसे बेबसी से समझाना चाहा। किसी ने शाहरुख़ को यहाँ आने से पहले मना किया था। किसी ने उसे बताया था कि यार, हम ये सब कुछ छोड़ देना चाहता है, लेकिन शाहरुख़ नहीं माना। नहीं, नहीं, शाहरुख़, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से। यार ने बैठते हुए कहा। जब रूह कमरे में दाखिल हुई, यार ने एक नज़र उसे देखा और फिर नज़रें झुका गया, जबकि वो शाहरुख़ को इग्नोर करती थी। आहिस्ता-आहिस्ता उसके करीब आई और अपने हाथ में पकड़ा टूटा हुआ हवा की चैन उसकी तरफ बढ़ाया। यार, मैं इसे ज़िंदा मत छोड़िएगा। उस शख्स को जीने का कोई हक नहीं। उसने एक मासूम बच्ची को जितनी भयानक मौत दी है, उससे ज़्यादा खतरनाक मौत आप उसे देंगे। जब तक वो शख्स मर ना जाए, तब तक मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहूँगी। रूह चाकू उसके हाथ में पकड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि यारम बेयकीनी से बाहर जाता देख रहा था। यारम ने एक नज़र सामने खड़े शाहरुख की तरफ देखा। क्या अब भी तुम उस बच्ची को इंसाफ नहीं दिलवाओगे, यारम? शाहरुख ने पूछा। नहीं शाहरुख, मैं उस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उससे दहाड़ता हुआ बाहर निकल गया, जबकि शाहरुख ने एक शुक्र गुजार नज़र बाहर बैठी रूह पर डाली, जिसे देख कर मुस्कुरा दी। रूह को यकीन आ चुका था कि यारम कुछ गलत नहीं करा, फिर वो उसे क्यों रोकती? वो तो इस महाल में यारम का साथ देना चाहती थी। 3 साल बाद सारम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। वो ये बात समझ चुका था कि कुछ कानून के दायरे में रहकर नहीं किए जा सकता। ऐसे काम सर अंजाम देने के लिए यारम जैसे लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो अब यारम को तंग करना छोड़कर अपने बाकी फ़राइज़ सर अंजाम देने लगा। लेकिन शारफ को तंग करने का कोई मौके पर वो अब भी हाथ से ना जाने देता। खिज़र, आके अपनी बेटी को सँभालो, वरना मैं इन दोनों को बाहर कूड़े के डब्बे में फेंक दूँगा। लैला ने गुस्से से उसे फ़ोन किया। उसकी 2 साल की बेटियों ने लैला को तंग करने की कसम खा रखी थी। जबकि जब से वो 2 शहज़ादियाँ पैदा हुई थीं, लैला ने अपने काम में काफ़ी कमी कर ली थी। अब वो सिर्फ़ ज़रूरत के वक़्त ही काम करती थी। उसने अपनी एक बेटी का नाम अनाया तो दूसरी का नाम मेहर रखा था। नहीं, नहीं, प्लीज़ तुम दोनों को बाहर मत फेंकना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। बस कुछ लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना है। हिज़र ने समझाते हुए मिन्नत की थी, कहीं वो सच में हुई ना, उसकी शहज़ादियों को बाहर ना फेंक आए। ठीक है, तुम्हारे पास 15 मिनट हैं, और अगर 15 मिनट में तुम वापस ना आए तो मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं अगर तुम 15 मिनट में वापस आ गए तो मैं कुछ नहीं करूँगी, और अगर तुमने 16 मिनट लगाए तो अपनी और अपनी बेटियों की खैर मनाना। वो फ़ोन बंद करके बाहर आई, जहाँ पर एक को उसने बेड के साथ मिनी 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 हथकड़ी में बांध के रखा था, तो दूसरी को उसके फासले पर दीवार के साथ। और वो अपने बाप की लाडलियां अपने हाथ छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो दोनों बहुत शरारती थी, और सिर्फ 2 साल होने के बावजूद भी लैला को तंग करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती थी। क्योंकि खिज़र के हिसाब से लैला एक बहुत सालिम माँ साबित हुई थी, जबकि उसकी बेटियां तो मासूम थी। प्रेगनेंसी के दौरान लैला ने हमेशा यही कहा कि उसको बेटा चाहिए, जबकि खिज़र को बेटी चाहिए थी। वो खिज़र के कहने के मुताबिक उसी बात का बदला अपनी बेटियों से ले रही थी, जबकि एक शारफ मासूमा अपने छोटे से मासूम बच्चे के साथ एक अपनी ज़िंदगी को हसीन बना रहे थे। मुशारफ शक्ल में बिल्कुल अपने बाप पर था, लेकिन उसकी मासूमियत बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। कभी-कभी वो इतना मासूम बन जाता कि शारफ हैरान रह जाता, और कभी-कभी उसकी शरारतें पूरे घर हिला के रख देती, लेकिन उसके बावजूद उनके घर की रौनक था। रूह को बिल्कुल ठीक होते काफ़ी वक़्त लग गया, लेकिन उस दौरान यारम ने शोनू से अच्छी खासी दोस्ती कर ली। वो उसके लिए बहुत अहम हो चुका था। जिस तरह उसने रूह को बचाया था, वो उसे और ज़्यादा भी अहमियत देने लगा था। यारम बहुत वक़्त तक उसके करीब ना गया, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन दोनों में कुछ सब कुछ ठीक हो गया। और फिर बहुत ही जल्दी एक नन्हे से फ़रिश्ते ने उनकी ज़िंदगी में को भी जन्नत बना दिया। यारम अब भी खून से सने हुए कपड़े लेकर घर आता, जो अक्सर दूसरे कमरे में उतार देता। रूह सब कुछ समझने के बावजूद अक्सर उससे कहती कि आप फ़िक्र न करें, मैं ये कपड़े साफ़ कर दूँगी, लेकिन वो कभी भी उस बात को गवारा ना करता, उसकी रूह किसी के गंदे खून को हाथ लगाए।
उसने अपने गुनाहों की दुनिया को रूह से अभी भी दूर रखा था। वो सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी आलम उसके सामने इस तरह से ज़ाहिर करता है जैसे वो इन सब चीज़ों से अनजान है। वो रूह जल्दी ही समझ गई कि आलम उसका उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है। तो रूह ने भी उन बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। रूह ने भी उन बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जबकि आलम का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ही बेटा था, जो उसे रूह के पास ना भटकने देता। देखियो रूह या देख रूह यारम देख रुयाम, ये तेरी माँ बाद में, मेरी बीवी पहले है। वो अपने नौ माह के बेटे को समझाते हुए बोला, जो कि उसे अपने माँ के करीब बैठने नहीं दे रहा था। वो कब से अपने नन्हे हाथों से उसे मुक्के मारे जा रहा था, जिसका मतलब साफ था कि वो अपनी माँ के साथ बेड पर सोएगा और वो अपनी जगह कहीं और ढूंढ ले। यार हमने उसे किसी बड़े आदमी की तरह समझाना चाहा कि ये जितनी तुम्हारी माँ है उतनी मेरी बीवी है, लेकिन रुयाम साहब समझें तब ना। उसके लिए उसका बाप उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जो उसे बेबी कार्ट में सुलाता था और खुद उसकी माँ के साथ सोता था। यार हम क्यों मेरे मासूम बच्चे के साथ जिद लगा रहे हैं? आप जाके सो जाए ना सोफे पर, जब ये सो जाएगा तब वापस आ जाएगा ना। रूह ने हमेशा की तरह अपने मासूम से बच्चे का साथ दिया, तो यार उसे उठाकर सोफे पर आ गया। उसे घूर कर उठाकर सोफे पे आ गया। दुनिया के हर दुश्मन का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन इस एक फिट के दुश्मन का कैसे करूँ? वो ज़बरदस्ती रुयाम के गाल को चूमता सोफे पर आकर लेटा, तो रुयाम ने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया, जबकि रूह उसे घूरती रुयाम को चुप कर आ रही थी, जो रोते हुए भी अपने डिम्पल्स की खूब नुमाइश कर रहा था। अब वो एक पर्सन भी रूह पे ना था, उसकी आंखें भी यारम की तरह थी। जबकि यारम ने पहले दिन ही से अपनी रूह के साथ सोता देखकर उसे अपने दुश्मन कहा था, तो उसकी गोद में आते ही बुरी तरह से रोने लगा। रूह और यारम ने अपना नाम जोड़कर उसका नाम रूह याम रखा था, जिसने उनकी ज़िंदगी को जन्नत बनाया था। तो ये था आज के बहुत मज़े का नॉवल का एंड, जिसका नाम था रूह यारम। कैसा लगा आप सबको ये नॉवल? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। आपने जो कमेंट किया है कौन मेरे नॉवल पे, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा कमेंट था। इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे एक न्यू नॉवल, और काइंडली आप बताएं कमेंट बॉक्स में एक लॉन्ग नॉवल और चाहिए या शॉर्ट नॉवल हम पढ़ें। अगर शॉर्ट नॉवल स्टार्ट करना है तो इंशाल्लाह हम कल से नॉवल एक न्यू स्टार्ट करेंगे। और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नॉवल से के साथ। अल्लाह हाफिज़।